हेलो फ्रेंड्स। आज हमारे पास टॉपिक है एलसीआर सर्किट में पावर कितना लॉस होगा जब हम उसे किसी एसी सोर्स से कनेक्ट करेंगे। मेरे पास एक इंडक्टर कॉइल है, एक कैपेसिटर है, एक रजिस्टर है। इन तीनों को मैंने एक सीरीज कॉम्बिनेशन में लगाया है। किसके साथ? एक एसी सोर्स के साथ। एसी सोर्स की वैल्यू है ई नोट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। अब ये फाइव क्यों आया ये मैं अभी आपको बताऊंगा। उससे पहले देख लेंगे करंट कितना है उसके अंदर। वो है आई इज इक्वल टू आई नोट साइन ओमेगा टी। हमें पता है कि अगर रेजोनेंस की कंडीशन ना हो तो ईएमएफ और करंट में एक फेज डिफरेंस जरूर होगा। मतलब कोई सा ना कोई से तो आगे चल रहा होगा, या तो करंट आगे चल रहा होगा या फिर ईएमएफ आगे चल रहा होगा। अगर सर्किट के अंदर इंडक्टर कॉइल का इफेक्ट ज्यादा है, मतलब इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा ड्रॉप हुआ, तो फिर ईएमएफ आगे चल रहा होगा। अगर कैपेसिटर का इफेक्ट ज्यादा है, मतलब कैपेसिटर के अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप है वो ज्यादा है, तो फिर वो सर्किट कैपेसिटिव सर्किट होगा और उसके अंदर करंट आगे चल रहा होगा। खैर, फाई एक फेज डिफरेंस है, मतलब इन दोनों में कोई सा ना कोई सा आगे पीछे जरूर है। ठीक है, रेजोनेंस की कंडीशन अभी नहीं हमने एज्यूम करी। हमें निकालना है कि इस कंडीशन में पावर लॉस कितना होगा इस सर्किट के अंदर। देखो, पावर का फॉर्मूला है हमारे पास। पावर इज इक्वल टू हुआ करता है वी आई। 10th क्लास में हमने अच्छे से पढ़ा। वी मतलब पोटेंशियल डिफरेंस और आई मतलब करंट। तो पावर को मैं लिख सकता हूं डीई अपॉन डी टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ एनर्जी, इज इक्वल टू आ जाएगा वी है पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस को मैं ईएमएफ से सब्सटीट्यूट कर सकता हूं और करंट तो एज इट इज रहेगा। अगर मैं यहाँ पे डीई की वैल्यू निकालता हूँ तो डीई की वैल्यू निकालने के लिए ये डी टी अपॉन में जो है ये इधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा। ई की वैल्यू मैं यहाँ से लिख दूंगा, ये बन जाएगा ई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। ठीक है, और आई की वैल्यू मेरे पास क्या है? आई नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक है, अब ये डी टी इधर मल्टीप्लाई में चला गया तो डीई इज इक्वल टू बना मेरे पास, जो कांस्टेंट है उन्हें तो मैंने एक साथ लिख लिया। ई नॉट वो ईएमएफ की मैक्सिमम वैल्यू है, कांस्टेंट है। इसी तरह से आई नॉट करंट की मैक्सिमम वैल्यू है, वो भी एक कांस्टेंट है। और साइन ओमेगा टी मैंने पहले लिख लिया, और साइन ओमेगा टी प्लस फाइव जो है उसे मैं साइन ए प्लस बी वाले फॉर्मूले से खोल दूंगा, तो बन जाएगा साइन ओमेगा टी कोस फाइव प्लस इस बार कोस ओमेगा टी और साइन फाइव आ जाएगा इंटू डी टी। अब डीई इज इक्वल टू ई नॉट आई नॉट साइन ओमेगा टी के अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई करेंगे तो बन जाएगा कोस फाइव, मैंने पहले लिख लिया क्योंकि वो कांस्टेंट है, फेज डिफरेंस कांस्टेंट है, तो कोस फाइव भी कांस्टेंट होगा। इसी तरह से साइन फाइव भी कांस्टेंट होगा। ये बन जाएगा साइन ओमेगा टी और साइन ओमेगा टी स्क्वायर हो जाएगा मल्टीप्लाई होने पे। ठीक है, तो साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस ये साइन ओमेगा टी और कोस ओमेगा टी इंटू साइन फाइव। ध्यान रखेंगे साइन फाइव कैसा है? कांस्टेंट है। अब मुझे क्या करना, मुझे दोनों साइड का इंटीग्रेशन करना ई की वैल्यू निकालने के लिए। तो मैं इंटीग्रेट कर दूंगा दोनों साइड को, इंटीग्रेट बोथ साइड्स। ठीक है, तो डीई का इंटीग्रेशन इनिशियली मान लेंगे जब टाइम जीरो है तो उसमें कोई एनर्जी नहीं है, और जब टाइम, क्योंकि हम एक साइकिल के लिए निकालते हैं एसी की, एक साइकिल में कितना पावर लॉस हुआ या कितना पावर डिसिपेटेड हुई। डिसिपेट मतलब लॉस होना। ठीक है, यहाँ पे ई आ जाएगा, तो ई इज इक्वल टू आ जाएगा हमारा ई नॉट आई नॉट। इंटीग्रेशन किसका होगा? जो वेरिएबल्स होंगे उनका इंटीग्रेशन होगा। तो ये डी टी में मल्टीप्लाई में लिख लूंगा, एक ब्रैकेट। कोस फाइव का इंटीग्रेशन नहीं होने का, इंटीग्रेशन होगा किसका? साइन स्क्वायर ओमेगा टी और मल्टीप्लाई में डी टी। लिमिट क्या रहेंगी? जीरो से टी, मतलब इनिशियली टाइम जीरो है और बाद में साइकिल कंप्लीट होगी। प्लस देखो इसमें क्या करेंगे, इंटीग्रेशन तो करेंगे लेकिन 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करने का क्या मतलब हुआ? ये देखो तुम्हें एक फॉर्मूला ध्यान होगा, 2 साइन थीटा कोस थीटा, ये हुआ करता है साइन 2 थीटा। थीटा की जगह क्या है? ओमेगा टी अपॉन में 2 है, ऐसे ही रहने दिया। इंटीग्रेशन करा कहाँ से कहाँ? 0 से टी, और साइन फाइव भी है उसका इंटीग्रेशन नहीं करने के हम, और डी टी। ठीक है, इस तरह से। अब इंटीग्रेशन कैसे करेंगे? डीई का इंटीग्रेशन तो सिंपल ई बन जाएगा, और लिमिट भी सब्सटीट्यूट करेंगे तो ई माइनस जीरो ई ही बचेगा। इसकी तो खैर कोई टेंशन है नहीं। ई नॉट आई नॉट एज इट इज, कोस फाइव एज इट इज। देखो साइन स्क्वायर ओमेगा टी का इंटीग्रेशन डायरेक्ट नहीं होने का। हमारे पास लीनियर फंक्शन का मतलब जब पावर 1 हुआ करती है तब तो हम इंटीग्रेशन आसानी से कर सकते हैं, लेकिन जैसे ही पावर 2 बनी तब हम इसे ऐसे इंटीग्रेट नहीं कर सकते, हमें इसे मॉडिफाई करना पड़ेगा। तो अगर आपको ध्यान हो, साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला हुआ करता है 1 माइनस कोस थीटा, सॉरी कोस 2 थीटा अपॉन 2। ये फॉर्मूला हुआ करता है, इसे हम यहाँ यूज कर लेंगे तो बन जाएगा 1 माइनस कोस 2 ओमेगा टी, थीटा की जगह क्या है? ओमेगा टी, और अपॉन में 2 ये इंटू डी टी। ठीक है,
थोड़ी सी आपको पास में से ही आवाज़ आ रही होगी, क्योंकि मोहल्ले में एक शादी है तो उसकी वजह से थोड़ा नॉइस आपको सुनाई दे रही होगी। और इधर साइन 2ωt और साइन फाई इंटू dt। अब आपको क्या ध्यान रखना है, स्पेशली बायो वालों को तो ध्यान रखना है कि अगर कभी भी हमारे पास साइन का कोई फंक्शन हो या कोस का कोई फंक्शन हो और हम उसे पूरी साइकिल के लिए 0 से t के लिए इंटीग्रेट करते हैं तो उसका इंटीग्रेशन हमेशा 0 हुआ करता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे इस बात को हम कि इंटीग्रेशन साइन थीटा 0 से t के लिए d थीटा ये हमेशा 0 हुआ करता है। इसी तरह से अगर मेरे पास साइन कोस है तो कोस का भी इंटीग्रेशन क्या होगा, कोस थीटा डी थीटा 0 से t, ये इंटीग्रेशन हमेशा 0 होगा। अब अगर ये 0 हैं तो आप ध्यान रखेंगे कि ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट तो 0 ही हो जाएगा इंटीग्रेशन में, तो बचेगा कौन सा, ये केवल 1/2 बचा रह जाएगा, क्योंकि ये 0 तो 0 मल्टीप्लाई में होने से ये पूरा भी 0 बन जाएगा। इसी तरह से ये भी, इसमें जो cos 2 थीटा वाला पार्ट है वो 0 बन जाएगा इंटीग्रेशन होने पे, तो हम उसे खत्म कर देंगे। तो अब क्या बचा हमारे पास, E = बचा। अगर आप ये देखना चाहते हैं कि भाई ये कैसे 0 बना, तो मैं इसके लिए एक छोटी सी 2 मिनट की वीडियो बनेगी, वो अलग से बना के दे दूंगा, आप उसे एक बार देख लेना। बायो वालों के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन मैथ्स वालों को उन्हें अपने आप भी पता होगा। अब ऐसा क्यों, मैं आपको एक ब्रीफ में बता दूं। देखो साइन थीटा का ग्राफ हुआ करता है ऐसे, मतलब जितना पॉजिटिव उतना ही नेगेटिव, तो अगर आप इसका एवरेज निकालोगे तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 0। इंटीग्रेशन करने का काम है जोड़ना, तो अगर आप इन्हें जोड़ोगे तो ये 0 बन जाएगा। इसी तरह से अगर आप cos थीटा का ग्राफ देखोगे तो cos थीटा का ग्राफ हुआ करता है ऐसा, मतलब जितना नेगेटिव उतना ही पॉजिटिव। ठीक है, इस वजह से ये भी 0 हो जाएगा। इस वजह से लिखा कि भाई पूरी साइकिल के लिए साइन थीटा और cos थीटा जो हुआ करते हैं वो 0 हुआ करते हैं। अब ये हमारे पास क्या बचा, हमारे पास बचा E = E0 I0 cos फाई तो है ही, cos फाई इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक, 0 से t, और किसका करेंगे, केवल 1/2 बचा, 1/2 ही तो बचा, क्योंकि इसका तो 0 हो गया, इसका भी 0 हो गया, और साथ में dt है ही। ठीक है, तो E0 I0 cos फाई और 1/2 कांस्टेंट है, उसका तो इंटीग्रेशन नहीं होने का, वो तो यहाँ आ जाएगा। dt का होगा t, और लिमिट हम सब्सटीट्यूट कर देंगे 0 से t, तो ये E0 I0 cos फाई अपॉन 2 और ये t बन जाएगा। तो ये तो हमारे पास एनर्जी आ गई, क्या आई, एनर्जी। भाई कितनी एनर्जी लॉस हुई किसके अंदर, LCR सर्किट के अंदर, सीरीज LCR सर्किट के अंदर। अगर मुझे पावर निकालनी तो पावर निकालने के लिए मैं E/t कर दूंगा। तो अगर पावर निकालेंगे तो t से t कैंसिल आउट हो जाएगा। t से मतलब है टाइम पूरी साइकिल के लिए, क्योंकि हम पूरी साइकिल के लिए ही पावर लॉस निकाल रहे हैं, पूरी साइकिल के लिए ही हमने एनर्जी निकाली, तो वो t से t कैंसिल आउट हो जाएगा। बचेगा क्या, E0 I0 cos फाई अपॉन 2, तो पावर = आ जाएगा, आप इसे लिख सकते हैं E0/√2 I0/√2 और cos फाई। ठीक है, अब ये √2 करके क्यों लिखा, इसे लिखने का कारण है क्योंकि E0/√2 हो जाएगा ERMS, EMF की RMS वैल्यू, ये तो मैक्सिमम वैल्यू है और ये है RMS वैल्यू, और इसी तरह से ये बन जाएगा IRMS। और cos फाई, देखो पास में ही गुलजार छानी वाला का गाना बज रहा, अगर आप उस पर भी ध्यान देंगे तो मतलब मैं तो एंटरटेन हो ही रहा हूँ। खैर तुम्हें सुनाई दे रहा है नहीं दे रहा वो तो मुझे भी नहीं पता। तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं पावर लॉस, किसके अंदर, LCR सर्किट के अंदर आप पावर लॉस निकाल सकते हैं। यहाँ पे आपको एक पावर फैक्टर टर्म मिलेगी इस चैप्टर के अंदर, पावर फैक्टर। पावर फैक्टर क्या हुआ करता है, देखो पावर फैक्टर है जो इसे बोलते हैं हम, या सिंपली मैं अगर लिखूं, पावर फैक्टर है जो रियल पावर डिसिपेट होगी, डिसिपेट मतलब खर्च होगी किसी LCR सर्किट के अंदर, एक्चुअल में कितनी पावर डिसिपेट होगी उसका, और अपेरेंट पावर डिसिपेट का रेशो है। अब अपेरेंट और रियल का क्या मतलब है, देखो मेरे पास एक LCR सर्किट है, इंडक्टर कॉइल से मतलब है L से मतलब सेल्फ इंडक्टेंस, तो इंडक्टर कॉइल, C मतलब कैपेसिटर, और R से मतलब है रजिस्टर। हमने ही पढ़ रखा कि इंडक्टर कॉइल के अंदर और कैपेसिटर के अंदर कोई पावर लॉस नहीं हुआ करता। इंडक्टर के अंदर इस वजह से नहीं हुआ करता क्योंकि एक बार इसके अंदर मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर होगी तो वो वापस आपको मिल जाएगी। इसी तरह से कैपेसिटर के अंदर एक बार एनर्जी स्टोर होगी या पावर स्टोर होगी वो वापस आपको दे देगा। लेकिन रजिस्टर ऐसा हुआ करता है कि अगर इसने एक बार हीट जनरेट कर दी तो वापस ये आपको हीट दे तो सकता नहीं। इसका मतलब हमें ऐसा लगेगा कि केवल रजिस्टर की वजह से ही एनर्जी लॉस हुआ करता है या पावर लॉस हुआ करता है LCR सर्किट में, इंडक्टर कॉइल और कैपेसिटर की वजह से नहीं हुआ करता। तो ये तो हमें लगेगा अपेरेंट पावर डिसिपेट होगी जो केवल किससे होगी, रजिस्टर से। लेकिन हमने अभी देखा कि LCR सर्किट के अंदर ऐसा नहीं है। LCR सर्किट के अंदर जो पावर लॉस आया वो किस पे डिपेंड करता है,
इस पे भी डिपेंड करता है फेज डिफरेंस पे। तो ये रियल पावर लॉस है, ठीक है। और महसूस कैसी होगी? जो केवल किसके अक्रॉस होगी? रजिस्टर के अक्रॉस होगी। तो इसका मतलब आई आर एम एस, ई आर एम एस और कोस फाई तो आ गया रियल पावर लॉस। और महसूस कौन सी होगी? जो इसके अक्रॉस होगी। रजिस्टर के अक्रॉस क्या हुआ करती है? रजिस्टर के अक्रॉस हुआ करती है आई आर एम एस, ई आर एम एस। इसमें कोस फाई या कोस थीटा कुछ नहीं आया करता। क्यों? क्योंकि रजिस्टर में आपको पता होगा ईएमएफ और करंट दोनों सेम फेज में हुआ करते हैं। तो इससे ये कैंसिल आउट, इससे ये कैंसिल आउट, बचा क्या? बचा कोस फाई, ठीक है। तो कोस फाई है पावर फैक्टर। कोस फाई निकालने का आपके पास कई सारे तरीके हैं। कोस फाई कैसे निकाल सकते हैं? आप निकाल सकते हैं आर अपॉन जेड से। आर है रेजिस्टेंस और जेड है इम्पीडेंस, ठीक है। एक तरीका और भी है कि वी एल माइनस वी सी का मॉड, सॉरी आप इसे निकाल सकते हैं वी आर अपॉन वी से भी निकाल सकते हैं, ठीक है। ऐसे करके निकाल सकते हैं। तो इस तरह से आप पावर फैक्टर निकाल सकते हैं और निकाल सकते हैं कि एनर्जी लॉस कितना है। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डायरेक्ट इससे एक डेरिवेशन भी बन सकता है और क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। इसे ध्यान रखेंगे। नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। नोट्स के लिए आप बेफिक्र रहें।